स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। एलजी मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में होंगे शामिल। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बैठक में हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। कल एलजी की अध्यक्षता में हुई थी बैठक, यानी एक दिन कबल जम्मू कश्मीर के एलजी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। 12 जून यानी आने वाले कल अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक दिल्ली में होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 12 जून 2026 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने वाली है। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सुरक्षा एजेंसियों जैसे सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, इन सभी के डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा, 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि 28 अगस्त तक जारी रहेगी। तो वहीं यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस करते हुए सभी स्तरों पर तैयारियां तेज चल रही हैं। और 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। कुल 57 दिनों तक चलेगी यात्रा। जी हां, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और कुल 57 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इस बार हेलीकॉप्टर की सेवाएं बंद हैं। मई 2026 तक करीब 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती होगी। ड्रोन, डॉग स्क्वाड से निगरानी की जा रही है। पूरे रूट की निगरानी की जा रही है। समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, और क्या तैयारियां हैं इस बार जो बैठक होने वाली है? हर साल ऐसा होता है कि अमरनाथ यात्रा से पहले समीक्षा बैठक होती है। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता बैठक हो चुकी है, अब दिल्ली में बैठक होनी है। इस बार क्या खास जो है मुद्दा होगा इस बैठक में? एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा वही है, सिक्योरिटी का एजेंडा मेन रहता है। और देखिए, अमरनाथ यात्रा पे हमेशा ही आतंकवाद का खतरा रहता है, या आतंकवाद का जो खौफ है वो ऑब्वियसली उसका एक कंसर्न रहता है। तो जो ये कल की मीटिंग होगी उसमें सिक्योरिटी सबसे प्रमुख होगी, और उसमें सिक्योरिटी अपैरेटस किस तरह से लखनपुर से लेकर केव तक किस तरह से उसको मजबूत बनाया जाए, उस पर फोकस होगा। और उसके साथ दूसरा जो होगा, क्योंकि देखिए यात्री जो आते हैं उनको सिक्योरिटी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको अकोमोडेशन चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटी पीडीडी, पीएचई की तरफ से या बाकी एजेंसीज की तरफ से, ताकि वो जब यहाँ पे पहुंचे तो उनकी यात्रा जो है वो अच्छी तरह से हो, स्मूथ हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए भी इस मीटिंग में रिव्यू लिया जाएगा। होम मिनिस्टर जो एलजी मनोज सिन्हा ने कल बैठक की है दिल्ली श्रीनगर में, उसका वो फीडबैक लेंगे, उसका विस्तार से फीडबैक लेंगे डिफरेंट एजेंसी से, और एलजी मनोज सिन्हा फीडबैक पूरा देंगे उनको। और उसके साथ साथ जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, इस तरह से चीफ सेक्रेटरी है, और भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रमुख हैं वो भी, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रमुख, वो भी अपना फीडबैक देंगे। और पूरी तरह से एक मंथन होगा, एक शेयरिंग होगी। और अमित शाह इस मीटिंग में कई बड़े, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े चीजों पर डायरेक्शंस देंगे, जो सिक्योरिटी को किस तरह से और मजबूत करना है, किस तरह से फैसिलिटीज को, जो यात्री आएंगे उनकी फैसिलिटीज को मजबूत करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सभी चीजों का वो मंथन करेंगे, सभी चीजों को का वो आकलन करेंगे अमित शाह। और कोशिश ये रहेगी कि जो इस बार की अमरनाथ यात्रा हो उसको अच्छी तरह से, उसको बिल्कुल ठीक से, उसको सुनिश्चित तरीके से, अच्छी तरह से, खुशगवार माहौल में उसको समीर, एक सवाल जल्दी से जवाब चाहूंगा। क्या जो मुख्यमंत्री की ऑफिस है वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या सीएम अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, उसकी अभी जानकारी नहीं। हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी दिल्ली में है, और आज उन्होंने नीति आयोग की जो मीटिंग है उसमें शिरकत की, जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी। लेकिन क्या वो अमित शाह की मीटिंग में इसमें शामिल होंगे, अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। हालांकि जो उनके क्लोज सोर्सेज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। तो एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है और कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्थाओं से वहां की स्थिति का संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराते हुए कहा है कि स्टेटहुड के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। नीचे माइक नीचे। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वहां पे आज जुल्म हो रहा है। वहां कई लोग शहीद हो गए। वहां की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है और तो मैं तो अपील करूंगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहां जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, कि हम लोगों को और सारी दुनिया को ये पता लगे कि वो किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने यूनाइटेड नेशन से कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि वो वहाँ जाएं और वहाँ की तहकीकात करें और अजाला करें वहाँ के लोगों की मुश्किलात का। और श्रीनगर के घंटाघर पर आतंकवाद पीड़ितों के संगठन एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स ऑफ कश्मीर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में हो रही हिंसा और रक्तपात को तत्काल रोकने की मांग करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संगठन का कहना है कि आतंकवाद और हिंसा का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने की अपील की है। ये आप मेमोरेंडम देख रहे हैं जो हमने पेश किया है अपने उन निहत्थे लोगों के लिए जो बेगुनाह पाकिस्तान दरिंदी आर्मी ने किल किए हैं। आज हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए आवाज दे रहे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो इनोसेंट किलिंग्स हुई है उनके लिए इंसाफ होना चाहिए। हम वेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई अथॉरिटी है तो इस मेमोरेंडम को कबूल करे। और जम्मू के बख्शी नगर स्थित महेशपुरा चौक में जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन पूर्व डीसीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जरूरी चीजें यानी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है। महंगाई की मार से लोग जूझते चले जा रहे हैं और हर 2 दिन के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, डीजल में बढ़ोतरी और यहाँ तक डोमेस्टिक सिलेंडर में भी उन्होंने महंगाई में कमी नहीं लाई। उसमें भी 29 रुपए किलो, 29 रुपए सिलेंडर के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कमर्शियल ऑलरेडी महंगा है। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट रिलेटेड रियासत है तो इससे ढाबों वालों पर, रेस्टोरेंट वाले पे फर्क पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जो लेबर क्लास के लोग जो चाय बाजार पीते थे उसमें भी कप जो है महंगा हो गया। तो जब लोगों का ब्रेड बटर खाना मुश्किल हो गया, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। उन चीजों को लेके कांग्रेस रोष प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है। आज यहाँ पे महेशपुरा चौक में मनमोहन सिंह के यहाँ पे लीडरशिप में और सानी साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लीडरशिप में रोष प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। सभी लोगों ने मिलकर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है महंगाई के खिलाफ, जो दिन ब दिन रोज महंगाई बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ मोदी सरकार और एलजी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्योंकि आए दिन गैस की कीमत बढ़ने से, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हर एक चीज में जो महंगाई बढ़ रही है, इसलिए जो कांग्रेस जन आज सड़कों पे उतरे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर ब्लॉक में, हर वार्ड में ये जो प्रोग्राम होने हैं, तो ये हम चाहते हैं कि प्रेस वाले भी हमारा साथ दें और ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई डैन जो गाना बना है बिल्कुल ठीक बना है। आज के दिन के लिए ये गाना बना था, ये बड़ी पहले बन गया था। सभी से अपील है कि हर जहां कांग्रेस का प्रोग्राम हो वहां शामिल हो।
और जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के विरोधी होने का दावा करती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी हुई हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना और डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है और उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार पर निशाना साधना बंद करना चाहिए। इंडी बंधन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंडी गठबंधन जवाब दो, जवाब दो, जवाब। गठजोड़ कहाँ है? हाँ, सोनिया गांधी के सामने टेबलों के ऊपर गठजोड़ है। ये रायका के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर राणा का क्या स्टेटमेंट था? पीडीपी वाले बुद्धू बना रहे हैं और इल्तिजा ने राणा के खिलाफ क्या बोला कि तुम गुजरों के है ही नहीं, तुम ही तो मूर्ख बना रहे हो। ये क्या गठबंधन है? कोई विषय मैंने कहा नहीं, स्टेटहुड अभी मिलनी नहीं, 370 अब खत्म हो गई, अब उसका नाम लेने का प्रयास मत करो। अब 370 का नाम क्यों नहीं लेते? और बार बार पिछली बार भी एक गठबंधन बना था, हम सब मिलकर के चुनाव लड़े थे, कहा था ना लड़े। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, दो गुट। अभी उसने इलाज की मीटिंग बुलाई, उसमें कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी तो अगर आप समझते हो गठबंधन है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीडीपी के भी 2 एमएलए लो, कांग्रेस के भी लो, सरकार बनाओ, इकट्ठे मिलकर के दिखाओ, फिर गठबंधन बनता है। और डोडा में सफाई कर्मचारियों का चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं। इसी बीच विधायक डोडा ईस्ट महराज मलिक प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। विधायक ने गंदगी की स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की और मामले में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की अपील की है। ये महराज मलिक को कहना चाहता हूं कि देखो, आपने मसीजा बनने चले थे गरीबों के और गरीबों का साथ देने चले थे। हाँ, यही साथ है। हमारे इस वक्त जो बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, वो अस्पताल हॉस्पिटलों से वो निकाला जाता है उनको, और उनके लिए दवाई का खर्चा नहीं है। और मैं महराज मलिक को ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो हम बीवी बच्चे लेकर रोडों में आ जाएंगे। इनकी मांगे जायज है, लेकिन गंदगी भी जायज नहीं। तो शर्म नहीं आती? 20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल, महराज को 2 साल एमएलए बने हुए, 2 साल मेरे को हुए। मैं इनकी आवाज उठाऊंगा हर उस नौजवान की देश के अंदर जो हालात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। गो बैक, क्या गो बैक? ये डिस्ट्रिक्ट मेरा, ये जम्मू कश्मीर मेरा, ये देश मेरा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और गंदगी को बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। मैं बार बार, मैंने इनको कल भी कहा, सलाह दी थी कि आपका एमएलए आपके साथ खड़ा है, आप उन जगहों पे गंदगी का अंबार लगा लीजिए जहां का एमएलए, इलेक्टेड एमएलए आपके साथ नहीं है, ताकि उनके घरों तक पहुंचा दो जो लोग आपकी आवाज के साथ नहीं हैं। इनके हुकूक की अदायगी कैसे नहीं होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने मागाम अस्पताल का दौरा कर लैप्रोस्कोपी यूनिट और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंत्री ने डिग्री कॉलेज मागाम में एडमिशन एवं परीक्षा ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जो सरकार लोगों ने बनाई है, जिस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की अगर सबसे कोई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर में इन 18-16 महीनों में जो हमने कोशिश की है, जहाँ तक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, कैथ लैब सिर्फ हमारे जीएमसीज़ में हुआ करती थी या सिक्किम्स में हुआ करती है, लेकिन आज जो हमारे जीएमसीज़ नए बने उनको बनाया गया था, सिर्फ बिल्डिंग को इनाग्रेशन किया गया था। उसके बाद ना कोई क्रिएशन हुई थी, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, कुछ भी नहीं था। तो हमारी कोशिश इस 1.5 साल में यही रही, जैसे कैथ लैब हो, MRI हो, या यहाँ पे जैसे आज ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है, और
मैंने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। उसके लिए जो इक्विपमेंट आज यहाँ पे आए, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब है, जो हमने यहाँ पे पहुँचाया और जिनको हमने आज इनाग्रेट किया, उसमें सर्जरीज हो सकती है यहाँ पे और आसान तरीके से हो सकती है। अनंतनाग के सरनाल में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनके पुत्र और वरिष्ठ पीडीपी नेता डॉक्टर महबूब बेग समेत कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। श्रद्धांजलि सभा में मिर्जा अफजल बेग की राजनीतिक दूरदृष्टि और जनसेवा को याद किया गया। बताऊंगा, देखिए फारूक साहब ने कहा स्टेटहुड हुआ, एल्डरली मेरे ख्याल में सबसे बुजुर्ग सियासतदान है। अब स्टेटहुड की ये मांग किससे कर रहे हैं, ये तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। स्टेटहुड नहीं, आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन, आर्टिकल 35 की रेस्टोरेशन, ये उनका मैनिफेस्टो था कि वो रेस्टोर करेंगे। और उसके बाद बिजली फीस को लेके, स्मार्ट मीटर को लेके, गैस को लेके, बेकारी बेरोजगारी को दूर करने के लेके, ये स्टेटहुड किससे मांग रहे हैं? इनको किसी की जरूरत नहीं है। कश्मीरियों ने मैसिव मैंडेट दिया है फारूक साहब और उमर साहब को कि आप हमारे एस्पिरेशंस और डे टू डे ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर लीजिए। उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, करना क्या चाहिए, उनको ताकत दी है। पुंछ के चर्चित इकरा फिरदौस मौत मामले की जांच लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुंछ पुलिस की टीम एक बार फिर मंडी तहसील के गांव अढ़ाई ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से 12 वर्षीय इकरा लापता हुई थी। एसएसपी शफकत हुसैन भट्ट और एसआईटी प्रमुख नीरज शर्मा की मौजूदगी में पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जायजा लिया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाने के लिए जांच हर पहलू से की जा रही है। डोडा पुलिस का नशा विरोध अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक और महिला ड्रग पेडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला से करीब 7 ग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ बरामद की है। इससे पहले सादिकाबाद क्षेत्र से एक अन्य महिला से 32 ग्राम हेरोइन की बरामदगी की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बांडीपुरा जिले का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नानी नारा सुंबल फुटब्रिज और नानी नारा बांदीपुरा ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री उन्होंने सादरकोट बाला में स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्टोन क्वारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने को जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षा बताया। साहब का असेंबली में भी बड़ी बार इस मुद्दे को उठाया और आज इन्होंने कहा कि मेरे इस स्पॉट पे विजिट करना है, तो मैं आया हूं। और 15 साल पहले इसका आपने फुटब्रिज के लिए इनका डीपीआर बना है, क्योंकि पहले ये बना फिर ये एसीबी में चला गया और उसके कारण डिले हो गया। लेकिन अब मैंने, क्योंकि 15 साल पहले पॉपुलेशन भी कम थी, 15 साल पहले लोगों की ज़रूरतें भी कुछ और थी, लेकिन आज 15 साल बाद जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो फुटब्रिज के बजाय मैं लोगों की डिमांड है कि हमें यहाँ पर एक मोटरेबल ब्रिज दिया जाए। ऑनरेबल एमएलए साहब की भी डिमांड है, तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब को पीडब्ल्यूडी के अपने ऑफिसर्स को कह दिया है कि आप इसकी एक डीपीआर बना दें, रिवाइज डीपीआर बनाएं, क्योंकि आज जो डीपीआर है 11.5 करोड़ की डीपीआर है, वो फुटब्रिज की है। तो अगर ये मैंने लोगों को पूछा है और इनको मैंने कहा कि अगर आप फुटब्रिज की चाहते हैं कि यहाँ फुटब्रिज बने, तो मैं आज ही आपको फाइल शाम को जाके ओके कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा इसके लिए 11.5 करोड़ की। बट ये इनकी डिमांड है कि फुटब्रिज नहीं, हमें मोटरेबल ब्रिज चाहिए। तो लिहाजा मैंने इनको कहा है रिवाइज डीपीआर बनाने के लिए। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो कहेगी वो करेगी। माकाम स्थित पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र ताबीर ख्वाब लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर में एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीआईजी इम्तियाज हुसैन ने मुख्य अतिथि यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लगातार सीखने, नई तकनीकी कौशल अपनाने और वक्त का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी कामयाबी की कुंजी है। इस प्रोग्राम में
स्टूडेंट्स को करियर बिल्डिंग और नैतिक मूल्यों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। आज डीआईजी इम्तियाज़ हुसैन मीर साहब आए हैं। उन्होंने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया है कि बच्चों को ये नहीं लगा कि ये कोई अफसर है। बिल्कुल बच्चे इस तरह से उससे घुल मिल गए हैं कि उनको ये लगा कि ये हमारे भाई है। इम्तियाज़ हुसैन मीर साहब हमारे इलाके का है, हमारे इलाके का सितारा है। जी वी आर वेरी ग्लैड कि डीआईजी साहब यहाँ आए। उन्होंने हमें अपनी जर्नी के मुताबिक बोला, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, एलाइट किया हमारे माइंड्स को कि हमें कैसे मतलब सक्सेस मिलेगी यहाँ पे जैसे आज डीआईजी साहब आए थे, इसी तरह लास्ट टाइम एमएलए साहब यहाँ पे आए। डीआईजी इम्तियाज़ हुसैन साहब ने हमें यही बताया कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे है वो आज, गोल क्या है उसका। उसने ये भी बताया कि अब मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने एआई के बारे में बताया, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया, बच्चों को मोटिवेट किया कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, किस मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, ये सब उन्होंने आज बताया यहाँ पे। बारामूला के ऐतिहासिक शेरवानी हॉल में जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध खेल हस्ती आकिब नबी डार के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में डीसी बारामूला सैयद फखरुद्दीन हामिद ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर खेल जगत से जुड़े कई खिलाड़ी, कोच और अधिकारी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट यहाँ पर आए थे, आकिब से मिलने आए थे। डीसी साहब ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन स्पोर्ट्स फेटर्निटी, बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से, आकिब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम। और इससे क्या होता है, जब हम अपने स्टार्स को ऐसे एनकरेज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो बाकी बडिंग क्रिकेटर्स है, बाकी क्रिकेटर्स है, वो जाकर ये देखते हैं कि नहीं ऐसी इज्जत मिलना, तो वो भी चाहते हैं कि इसमें आना और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करना। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है आकिब के लिए। हम चाहते हैं, इंडिया में वो श्रीलंका जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उसको टीम इंडिया में देखें। और रियासी जिले के सिला गांव में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से एक कच्चा मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे इस खानदान को भारी माली नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस टाइम जो हीट वेव चल रही है और जैसा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो लोगों को भी चाहिए कि अपनी थोड़ी अवेयरनेस करें। हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब वो भी हमें टाइम टू टाइम हमें बोलते हैं, हमें डायरेक्शंस दी होती है कि यहाँ पे हर रूरल एरियाज़ में, बाकी जगहों पे हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। तो हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम रूरल एरियाज़ में, बाकी एरियाज़ में हम करते रहते हैं। तो अब यही है कि इस टाइम जिस टाइम लेट आवर्स में जो फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर से कई लोग गैस यूज़ करते हैं किचन्स में, तो जिस टाइम वो सोने का टाइम है तो किचन्स में वो गैस सिलेंडर को ऑफ़ करे। तो अगर इन केस अगर कोई गैस की कोई लीकेज हो, कुछ हो, तो उस टाइम मतलब बिना सोचे समझे फायर सर्विस को कॉल करें, कुछ करें, या जो हम अवेयर करते हैं लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशंस है उन प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करें। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से क्या कारण है सर इधर? सर कारण का अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कारण का यहाँ तो यहाँ केयरलेस स्मोकिंग हुई है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पे। तो सर नुकसान भी हुआ इनका? नुकसान तो इनका हुआ है। नुकसान इस वजह से हुआ है कि जो सबसे पहले देखिए, जब जिस टाइम हम सबसे पहले आपके माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जब हम आते हैं हमारी गाड़ियों के सायरन्स भी चलते हैं, रिवॉल्विंग लाइट्स भी चलती हैं, लेकिन बट हमें क्या है कि रोड पर आजकल लोगों ने क्या होता है कि गाड़ियाँ रोड के साइड पे लगाई दी होती हैं, जिससे कि पहले हमें गाड़ियों को साइड करना पड़ता है, उसके बाद हम टाइम जो इंसिडेंट है वहाँ पर पहुँच पाते हैं हम। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूँ विशाल। ये है